हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत विभिन्न विषयों में विषयगत प्रश्नों के रूप में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने संबंधी पाठ्यक्रम का निर्धारण किस प्रकार से विभिन्न कक्षाओं के लिए किया जाना चाहिए, इस बात को हम लोग दौलत सिंह कोठारी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको निम्न प्राथमिक स्तर यानी 1 से 4 वर्ष यानी कक्षा 1 से 4 वर्ष तक, उच्चतर प्राथमिक स्तर 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष अर्थात कक्षा 5, 6, 7 से संबंधित विषय वस्तुओं का चुनाव या पाठ्यक्रम का निर्माण करने संबंधी बातों की जानकारी पिछले वीडियो में दौलत सिंह कोठारी आयोग के अनुसार आपको दी गई। आज इस वीडियो के अंतर्गत दौलत सिंह कोठारी आयोग जो 1964 में गठित की गई और रिपोर्ट इन्होंने 1966 में प्रस्तुत किया था, उसी से संबंधित माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 8 और 9 के लिए, या ऐसे भी कर सकते हैं 8 से 10 वर्ष के लिए, और उच्चतर माध्यमिक स्तर एक कक्षा 11 और 12 के लिए किस प्रकार से पाठ्यक्रमों का निर्धारण दौलत सिंह कोठारी आयोग द्वारा किया गया, ताकि उस स्तर पर बालक अपने विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न या समस्या इत्यादि का ज्ञान विभिन्न पाठ्यक्रमों के निर्माण के अंतर्गत प्राप्त कर सके, प्रश्नों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके। आज हम लोग देखेंगे इस द्वितीय भाग के अंतर्गत माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 8 से लेकर के 10 तक में किन किन विषयों के सुझाव संबंधी, किन किन विषयों के अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया था। इसमें इन्होंने पहला विषय बताया कि इन्होंने 3 भाषा के सूत्र पर इन्होंने बल दिया। पहला, एक भाषा वह जो प्रादेशिक भाषा हो या मातृभाषा हो, उसमें उसको शिक्षा दी जाए। दूसरी, एक निम्न स्तरीय या उच्च स्तरीय हिंदी यानी सामान्य या विशेष हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा है उसका भी शिक्षा दिया जाना चाहिए कक्षा 8 से लेकर 10 के बीच में। और तीसरी भाषा उन्होंने दिया निम्न या साधारण हो या फिर वो उच्च स्तरीय भाषा हो अंग्रेजी, यानी 3 भाषा पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया। और इन्होंने खास तौर से ये भी कहा कि इसके अलावा भी यदि वैकल्पिक विषय यानी विकल्प के रूप में कोई शास्त्रीय भाषा चाहे तो भी वह अध्ययन कर सकता है। अब शास्त्रीय भाषा क्या होती है? शास्त्रीय भाषा वह भाषा होती है जिसका अपना व्याकरण होता है, अपना क्या होता है? व्याकरण। वैसे भारत में जो शास्त्रीय भाषा है जैसे ये संस्कृत है, कन्नड़ है, उड़िया है, तेलुगु है, मलयालम है, ये सब क्या है? शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आती है। तो ऐसी भाषाएं जो है का वो कोई भी विकल्प के रूप में अध्ययन कर सकता है। और फिर उसके बाद गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन तीनों विषयों का अध्ययन कक्षा 8 से 10 के बीच में ही कोई ये सब विषय आप चुनाव कर सकते हो। जैसे कला, यहाँ पर जो कला है वह शिल्प कला यानी कलात्मक गतिविधियों से ज़्यादा संबंधित था। उसी तरह से कार्य, अनुभव एवं समाज सेवा, छात्रों को ऐसे कार्य कराना या ऐसे कार्यों को प्रशिक्षण देना, ऐसे कार्यों को कार्यस्थल पर ले जा कर के कराना जिससे उनको समाज की प्रेरणा मिले। जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट गाइड है, समय समय पर राष्ट्रीय पर्व इत्यादि आंदोलन जो चलाए जाते हैं, ये प्रेरणा जो दी जाती है उससे संबंधित। अगला, शारीरिक शिक्षा, शरीर को स्वस्थ रखने संबंधी शारीरिक शिक्षा। इस समय बहुत ज़्यादा बीमारियां भी भारत में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शारीरिक शिक्षा में स्वच्छता, रख रखाव, सुरक्षा, जागरूकता, संक्रमण से बचाव इत्यादि संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ इस शारीरिक शिक्षा के माध्यम से दी जाती है। अगला है नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य। इसका भी अर्थ मैं बता चुका हूँ। नैतिक का मतलब कोई काम नीतिबद्ध, नियमबद्ध तरीके से करना, सुव्यवस्थित होकर के करना, उसको नैतिकता कहते हैं। आध्यात्मिक मूल्य का मतलब जिसका महत्व समय के आघात से परे हो, अर्थात जिसका महत्व सदैव हो। जैसे दिन का महत्व सदैव है, रात का महत्व सदैव है, जल का महत्व सदैव है, भगवान का महत्व सदैव है, गुरु का महत्व सदैव है, माता पिता का सम्मान, सेवा का महत्व सदैव है। सदैव इससे समाज का भला ही हुआ है। यानी ऐसे मूल्य आदर्श जैसे सत्य का मूल्य और न्याय का मूल्य, ईमानदारी का मूल्य, ईमानदारी से मेहनत का मूल्य, ये सब
आध्यात्मिक मूल्य हैं। जैसे बिना कर्म का कोई आदमी रह ही नहीं सकता, परंतु अगर वह कर्म नियंत्रित होकर के सही कार्य के लिए सही भावना से करता है तो वह बहुत आगे चला जाता है, आगे बहुत विकास। इसलिए आध्यात्मिक मूल्यों पर भी बल दिया गया था। इसके संग संग यह दौलत सिंह कोठारी आयोग ने बताया कि कक्षा 10 यानी ये कक्षा 10 की जो परीक्षा होगी वह सामूहिक रूप से होगी, जिसको हम लोग बोर्ड परीक्षा कहते हैं। सामूहिक, सरकार द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। ये जो कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा है, यही दौलत सिंह कोठारी आयोग द्वारा ही सुनिश्चित किया गया था। आगे बात इसके बाद जो है कहते हैं कि जब सामूहिक परीक्षा हो जाए तब उसके बाद 50% जो पास होंगे लोग, उसमें 50% व्यवसाय में व्यावसायिक शिक्षा दी जाए और 50% अन्य जो लोग हैं उनको अन्य शिक्षा या सामान्य शिक्षा से जोड़ करके दिया जाए। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो सदैव से ही व्यावसायिक शिक्षा की मांग होती रही, क्योंकि जब तक आदमी का जीविकोपार्जन न हो, जीविकोपार्जन में आत्मनिर्भरता न हो या जीविकोपार्जन की पर्याप्त व्यवस्था न हो, तब तक अन्य शिक्षा या शिक्षा को हर क्षेत्र में लागू करना या व्यवस्थित रूप से छात्र का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना, गरीबों का शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना कठिन है। इसीलिए ये नियम भी दौलत सिंह कोठारी आयोग ने सुझाव भी दिया था। 2 सुझाव दिए थे। एक तो ये सुझाव था कि 50% 10 में पास होने वाले 50% बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए। फिर इसी दौलत सिंह कोठारी आयोग में यह भी सुझाव दिया गया कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं पढ़ने वाली, उनके गृह कौशल, कला इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उनके आवश्यक संबंधित शिक्षा जैसे गृह विज्ञान या घरेलू कार्यों से संबंधित शिक्षा इत्यादि दिया जाना चाहिए। तो ये भी 2 सुझाव दिए गए थे। फिर भी इसके अंतर्गत जो विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए थे वह इस प्रकार है। इसमें भाषा, 2 भाषा पर बल दिया गया था। एक आधुनिक भाषा जो बहुत ज़्यादा भारत में ज़रूरत हो या उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता हो, जो समाज का वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप हो, वह भाषा के अध्ययन का बल दिया गया था कक्षा 11-12 में। एक शास्त्रीय भाषा जिसका मैंने बताया कि व्याकरण हो, उसका एक शास्त्रीय भाषा को उसको मान्यता प्राप्त हो। भारत में जो शास्त्रीय भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, जैसे है कन्नड़ है, उड़िया है, मलयालम है, तेलुगु है और संस्कृत है, इसी तरह से है भाषा और 1-2 और है शास्त्रीय भाषा। उसी को जो मान्यता प्राप्त है उसी शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाना चाहिए। तो ये 2 भाषाओं पर बल दिया गया। आधुनिक भाषा में वो हिंदी भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है, यानी जो सरकार की या समाज की आवश्यकता को पूरा करती हो। फिर उसके बाद दूसरी भाषा के रूप में यह मान्यता दिया गया कि एक अतिरिक्त भाषा, इन सब के अलावा भी कोई भाषा पढ़ सकता है। उसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, आर्ट, कला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोग्राफी, होम साइंस, भूगर्भ शास्त्र इत्यादि जो अन्य विषय हैं, उसमें से कोई 3 विषय का चुनाव करके बालक जो है ये 11-12 का अध्ययन करेगा। उसके बाद कार्य, अनुभव एवं समाज सेवा जो पहले से चला रहा है, शिल्पकला, यहाँ पर वास्तुकला, शिल्पकला ये सब संबंधी जो है बातों पर ज़्यादा बल दिया गया। जो घरों में पहले से ही जो है सुंदरता या राजमहल जैसे निर्माण होते थे, वैसे कला से संबंधित बातों पर भी इसमें विशेष बल दिया। लकड़ी से संबंधित या हस्तकौशल कला से संबंधित बातों पर इसमें विशेष बल दिया गया। और यहाँ पे जो कला है वो नृत्य और संगीत से संबंधित है कला। आगे है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा जैसे मैंने बताया ही था, उसमें काफ़ी बीमारियाँ थी, संक्रमण बीमारियाँ थी, अस्वस्थता थी, ये सब संबंधित जो है व्यायाम से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, पोषण से संबंधित, कुपोषण की भी समस्या उसमें बहुत ज़्यादा थी। इससे संबंधित शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य, जैसा मैंने पहले बताया कि जो मानव जीवन के, जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व आवश्यक है, उसी तरह से व्यवस्थित व्यवहार के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप ईमानदार होइए, पहले अपने के प्रति ईमानदार होइए, आप कर्मनिष्ठ होइए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। कर्म के प्रति ईमानदार होइए, गुरु के प्रति ईमानदार होइए और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार होइए। जहाँ कुछ गड़बड़ गिल्ला होता है ना, उसी जगह आदमी पीछे होता है। तो नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य सदैव आपको हर क्षेत्र में सतत उन्नति पर ले जाएंगे और संघर्ष उत्पन्न करेंगे। जैसे जैसे आप संघर्ष को टेकअप करते जाएंगे, जीतते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ऊंचाई तय हो जाएगी। तो ये नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य सदैव मनुष्य के कल्याण के लिए ही प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा, समय समय पर संतों द्वारा, भगवान द्वारा अनेक प्रकार के व्यवहार करते हुए इन्हीं मूल्यों की स्थापना की गई है। तो इन मूल्यों को जैसे जैसे आप ग्रहण करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका उन्नति और प्रगति होता चला गया। ये सब महत्वपूर्ण विषय थे। खास तौर से मैंने ये इसलिए आपको बताने का प्रयास किया क्योंकि परीक्षा में पूछता है कक्षा 6 के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कीजिए।
प्राथमिक स्तर पर आप कौन कौन से विषय पढ़ाने के पक्ष में हैं, कौन कौन से विषयों का आप चुनाव करना चाहेंगे। तो इस तरह से पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी वो प्रश्न पूछता है, 15 नंबर में 10 नंबर में पूछता रहता है। तो आप जब इसको थोड़ा सा आप नॉर्मल रूप में याद करके समझते रहेंगे, दिमाग में बैठाए रहेंगे, तो आराम से क्या करेंगे, आप उस प्रश्न का उत्तर दे करके आप उसका नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये जान लीजिए कि अगर सब कुछ कल्पना से ही मिल जाए, मनोकामना से ही मिल जाए, तो कर्म कौन करेगा। सीधी सी बात यह है कि अगर आगे आपको बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा। कर्म का कोई विकल्प नहीं है। जो विकल्प खोजता है वह स्वयं में ही अपना एक विकल्प बन जाता है, वो खराब ही विकल्प बनता है। तो आप अपने कर्म पर ईमानदारी पूर्वक डटे रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, अवसर आने पर सफल होने का पूरे मनोभाव से संगठित होकर के प्रयास कीजिए। इसी में आपका कल्याण है, क्योंकि इस मातृभूमि की शोभा कर्म भूमि है। कर्म से भागने वाला मातृभूमि की शोभा नहीं बढ़ा सकता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि दौलत सिंह कोठारी आयोग का से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम का प्रारूप निर्धारित किया गया था, उस बात को आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में आ गया हो तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिए ताकि याद हो जाए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।